friends, this is about me, myself Rohit Srivastava, and I am chemistry honors from BRAB University. Pursuing in MSc, this is my mobile number and personal mail ID. For any query, you can move through it. And this is the thought of the lesson or also the day. Every moment has a momentous gift for you. Now, हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग का सेशन 1 आ चुका है। महात्मा गांधी ने रिसोर्स से रिलेटेड क्या बोला था या डेवलपमेंट से, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल एज ए रिसोर्स, जिसमें से अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से पढ़ लिया है। आज का जो हमारा लेसन होगा बेस्ड होगा रिसोर्स प्लानिंग पे एंड लैंड रिसोर्सेज पे। तो चलते हैं देखते हैं व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज फॉर रिसोर्सेज। मतलब कि रिसोर्स का एक न्यायिक तौर पे कहें कि एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसका पूरे लोग इस चीज़ को वाइडली एक्सेप्ट किए हैं और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। वाई डू वी नीड रिसोर्स फॉर प्लानिंग? हमको क्यों रिसोर्स के लिए प्लानिंग किया सकता है? इम्पॉर्टेंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है ये देखेंगे। तो इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो है अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए, हमारे देश में, क्योंकि हमारे पास अनेक तरह की विविधता देखी जाती हैं रिसोर्सेज में, ठीक है, जो कि उपलब्ध हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी of resources and there are some regions which have acute shortage of some resources। भारत के कुछ भागों में रिसोर्स के पास रिसोर्स की इतनी प्रचुर मात्रा है कि वो अपना अच्छे से उस चीज़ को उपयोग कर सकता है। वहीं दूसरे पार्ट में बात करें तो वहाँ पे उस चीज़ की क्या है? कमी है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड छत्तीसगढ़ रिच इन कोल, राजस्थान रिच इन सोलर एनर्जी। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को हमको मिलता है? कोल देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान में हमको क्या देखने को मिलता है? सोलर एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक हिस्से में हम देख रहे हैं कि कोल की प्रचुरता है, तो दूसरे हिस्से में क्या है? सोलर एनर्जी की प्रचुरता है। वी हैव टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इससे भी ये भी क्या कर सकते हैं कि इसको बचा के अपने फ्यूचर के जनरेशन के लिए हम इसको जो भी बर्बादी अभी हो रहा है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं प्लानिंग के माध्यम से, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के उसको सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो जिस भाग में जिस चीज़ की प्रचुरता है और या दूसरे भाग में जिस चीज़ की कमी है उसको वहाँ तक पहुँचाने में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। और डाइवर्सिटी में भी ये हेल्प करता है, बहुत सारे डाइवर्सिटी इन एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। ऑल्सो हमारे फ्यूचर जनरेशन को कंट्रोल या फिर वेस्टेज को बचाने के लिए भी प्लानिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। टू रिड्यूस रीजनल एंड पर्सनल डिस्पैरिटी, और रीजनल और पर्सनल डिस्पैरिटी को भी कमी करने में प्लानिंग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टू कंट्रोल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके साथ साथ ये भी क्या करता है कि वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे बात करें कि पृथ्वी पे पूरे अगर किसी तरह की इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है उसमें भी ये सब डिप्लेशन ऑफ जैसे ओजोन लेयर हुआ या फिर ग्लोबल वार्मिंग में, तो वहाँ पे भी हमारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हाउ रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ डन इन इंडिया। कैसे कि रिसोर्स का जो प्लानिंग होता है इंडिया में डन होता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो अपने अंतर्गत समाहित करता है क्या क्या, वो देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये तो एक पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि किस रीजन में क्या हमको देखने को, कौन से भारत या फिर कौन से देश के किस भाग में कौन सा रिसोर्स है। दूसरा, सर्वे करने में, मैपिंग तैयार करने में, क्वालिटेटिव तौर पे या फिर क्वांटिटी तौर पे एस्टिमेट करना या फिर मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का, ये भी इसमें हेल्प करता है रिसोर्स प्लानिंग। साथ में इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर्स एंड इंडोर्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। और इसके आधार पे क्या हो पाएगा कि एक अच्छे तरह से एक स्ट्रेटजी तैयार हो पाएगा या फिर एक अलग तरह का टेक्नोलॉजी या फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो पाएगा उस स्ट्रक्चर को और भी इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने के लिए प्लान हम लोग अप्लाई करते हैं। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। क्या कह सकते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है एक प्लान्स होता है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, ये सब हमारे प्लानिंग के बेसिस पे होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग में तो कुछ होगा ना टर्म्स कि आप केवल प्लानिंग करो, ये थोड़ी ना है। तो उसके लिए अभी तक कदम उठाए जा चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, उसी के बारे में भी हम देखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं कि वो क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बट शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इट इज़ अ डेवलपमेंट विच इज़ डन विदाउट compromising the needs of future generation और डैमेजिंग द नेचर। मतलब ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कह सकते हैं कि जो हुआ वो ऐसा कंप्रोमाइजिंग नहीं है, कह सकते हैं अपने नीड्स को, बट फ्यूचर जनरेशन और डैमेजिंग ऑफ द नेचर को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को एस्पेक्ट से सुरक्षित करने के लिए हमारा क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। एजेंडा 21 क्या है, एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर डिमिनिशिंग पॉवर्टी इन्वायरमेंटल डैमेज। एजेंडा 21 क्या है, वो क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 आया था। ठीक है, एजेंडा 21 जब भी आएगा तो याद रखिएगा कि एक एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल्स को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 आया था। और जैसे में क्या कर सकते हैं कि पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए, कम लाने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज जितने भी होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ आया था। फिर से देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या था, इसका कहाँ से कन्वेंशन हुआ था। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, उसी के बेसिस पे इस चीज़ का टर्म आया था। देखते हैं क्या था वो। इन 1992 जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन द ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो हुआ अच्छा जो वो 1992 में जून में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें लगभग 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स थे। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स के लोग थे जो उस चीज़ का क्या कर रहे थे, उसमें सम्मिलित हुए थे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, इन विच ईयर रियो डी जेनेरियो समिट वाज हेल्ड, तो जून 1992। इन वेयर, तो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, द समिट वाज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और ये समिट जो हुआ था वो कन्विंस किया था एड्रेस को अर्जेंट प्रॉब्लम्स के साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। कि मतलब एक तो होता है कि आप सामाजिक या फिर आर्थिक तौर पे एक देश के या एक राज्य पे रहते हैं निर्भर, लेकिन ये पूरे वैश्विक तौर पे या फिर ग्लोबल स्तर पे इसमें इन्वायरमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन करने की बात की गई थी समिट में। द assembled लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसमें जो सदस्य भाग लिए थे उन्होंने साइन किया था, किस चीज़ पे, अपनी सहमति दिखलाई थी या डिक्लेयर किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समिट में लोग ने किस चीज़ को साइन किया था। ठीक है, किस डिक्लेरेशन पे, तो ये दो चीज़ थी। ठीक है, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेज। तो रियो कन्वेंशंस endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। और 21वीं शताब्दी में रियो कन्वेंशन ने ये क्या किया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था रियो कन्वेंशन के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभी कि केवल क्या एजेंडा 21 को ही एक्सेप्ट किया गया था, नहीं, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया गया था। किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। किस सदी में, 21 सेंचुरी में। लैंड एज ए रिसोर्स देखते हैं। लैंड इज ए हैबिटेट ऑफ मैन। हम लोग जानते हैं कि लैंड क्या है, हैबिटेट ऑफ मैन का मतलब व्यक्तियों का या फिर सजीवों का क्या है, हैबिटेट है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंड। जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे पृथ्वी पे होते हैं या फिर लैंड पे होते हैं। द सोशल कवर्स ऑन द लैंड इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और सोशल कवर जो है, सॉयल कवर सॉरी, वो बहुत ही आवश्यक है पौधों के विकास के लिए। सो लैंड इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, लैंड इज यूज टू सेटअप इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इस प्रकार जो लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए, या फिर और लैंड का उपयोग कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के सेटअप में। रोड्स एंड रेलवेज आर बिल्ट ऑन द लैंड। जितने भी रोड्स एंड रेलवेज है वो सब किस पे बनते हैं, हमारे लैंड पे बनते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर सपोर्टेड बाय लैंड। जितने भी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सपोर्ट जो भी हैं वो
किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? लैंड के द्वारा। तो इस प्रकार देखते हैं कि लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ में, जो कि इसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। लैंड जो होता है, यूज होता है इंडिया में, कितना परसेंट कैसे होता है देखते हैं। भारत में जो बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया, आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन है डाटा का कि प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज 3 भाग में इस मैप के हम लोग अकॉर्डिंग देखेंगे या फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने परसेंट भाग पे भारत में लैंड है या फिर प्लेन्स है फिर प्लेट्यूज है। तो देख सकते हैं प्लेट्यूज को हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए। अप्रॉक्सीमेटली 30% पार्ट जो है इंडिया का वो प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 27% पार्ट जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? माउंटेन्स को। एंड 43% पार्ट जो हमारे प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। फॉरेस्ट एरिया in the country is far lower than the desired 33% of geographical areas as it was outlined in the National Forest Policy 1952। कैसे हम लोग लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्स जो होता है फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज होता है। पहला, फॉरेस्ट के लिए होता है, ठीक है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, बहुत सारे जो जगह है या फिर लैंड है उसका उपयोग हम लोग सही से क्या नहीं कर पाते, कल्टीवेशन के लिए भी नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। बैरन एंड वेस्ट लैंड, बहुत सारे जो बंजर पड़े हैं ज़मीन, या फिर लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, बहुत सारे ऐसे लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए, जैसे बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज etc के लिए जो यूज होता है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड एज द फॉलोइंग पर्पस। देख सकते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज होता है लैंड। तीसरा देखते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, permanent pastures and grazing lands, land under miscellaneous and tree crops groups not included in net zone area, cultivable wastelands left uncultivated for more than 5 agriculture years। बहुत सारे ऐसे ज़मीन होते हैं जिनको क्या किया जाता है कि लंबे समय तक पड़ती के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो भी क्या होता है कि एक तरह से वो यूज होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय तक वो अपना एक आउटपुट नहीं दे पाते हैं या फिर हम उसका इनपुट नहीं ले पाते हैं, ये कह सकते हैं। फॉलो लाइन करेंट follow left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year, other than current follow left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture year, net sown area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as the gross cropped area। कभी कभी gross cropped area पूछ सकता है। तो जो नेट लैंड जो यूज होता है और एग्रीकल्चर में एक साल ईयर प्लस जो नेट सोन होता है वही एरिया क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। तो अभी जो हम लोग ने देखा कि बेसिकली इसमें आपको लैंड के जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो सॉइल में इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग खादर, बांगर एंड टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल etc। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, या फिर पहले उस टॉपिक को करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट सेशन होगा इस ज्योग्राफी का। बेसिकली आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट्स का प्लानिंग देखा, लैंड रिसोर्स कैसे यूजफुल है या फिर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर हम लोगों ने एजेंडा 21 के कॉन्सेप्ट को देखा। तो आई थिंक आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू क्लास, और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।